क्लेन एक ऐसा पावरफुल डीमन किंग है जो इंसानों से सख्त नफरत करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इंसानियत को खत्म करने निकला क्लेन एक छोटी सी बेबी गर्ल से टकराता है और उसकी मुस्कान उसके पत्थर जैसे दिल को पिघला देती है। उस मोमेंट में क्लेन उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है, अपनी बेटी बना लेता है। अब वो अपनी असली पावर्स को छुपाकर वो एक लूजर की तरह जीता है ताकि वो ह्यूमन दुनिया में छुप के रह सके। जैसे ही कहानी शुरू होती है, उसकी बेटी एलिशिया अपने डैड के साथ फार्म जाती है। काम खत्म होने के बाद क्लेन उसे बुलाता है वापस घर आने के लिए। घर आके एलिशिया इधर उधर देखती है। वो एक मैप को देखती है, एडी का मैप, और उस मैप के बाद दिखते हैं अंधेरों से भरे हुए डार्क जोन्स, काफी ज्यादा डार्क। बस उनका कॉन्टिनेंट और उसके आगे सिर्फ डार्कनेस। वो हैरान होती है और पूछती है आगे क्या है। क्यूरियोसिटी में वो अपने पापा से पूछती है हमारे शहर के बाहर क्या है। क्लेन के पास इसका जवाब नहीं होता। उसका दिल कह रहा होता है बताए, पर सच तो ये है कि वो खुद भी नहीं जानता। वो बताता है इस चीज के लिए हर एक इंसान क्यूरियस है, हर किसी ने जानने की कोशिश की है, लेकिन जो भी डार्क जोन में गया है वो वापस कभी नहीं आया। हर एक्सपीडिशन खत्म हो चुकी थी। हर एक इंसान और जानना चाहता था, पर जितने भी अटेम्प्ट उन लोगों ने बनाए उस डार्क प्लेस के अंदर जाने के लिए, वो सभी डिस्ट्रक्शन और डेथ में एंड हुए। वो उसे बताता है कि उन डार्क प्लेसेस में 4 डीमन रहते हैं और वो डीमंस एडी के वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ को गार्ड करते हैं। और जितनी भी टीम उन्होंने भेजी ये पता करने के लिए कि आगे क्या है, वो सभी खत्म होके मर चुकी हैं। वो शॉक हो जाती है, क्या इसका मतलब वो सच में इतना बुरा है? पर उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पापा उसे बताता है कि जब तक ये डीमंस मर नहीं जाते तब तक हम पता नहीं लगा सकते कि वहाँ पे चल क्या रहा है। हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्लेन बताता है कि सिर्फ कुछ स्पेशल हीरोज जिनके पास लेजेंडरी ट्रेजर्स यानी कि तलवार हैं, सिर्फ वो ही इन डीमन से लड़ सकते हैं। और जब तक कोई हीरो नहीं मिलता वहाँ कुछ भी नहीं बदल सकता। एलिशिया के अंदर आग लग जाती है। उसे लगता है कि मैं बनूंगी वो हीरो। वो लड़ना चाहती है, उसे चाहिए स्वॉर्ड ऑफ हीडन, और अगर उसे ये मिल गया तो वो इन डीमन से लड़ सकती है। मैप के आगे क्या है वो देख सकती है। कई साल बीत जाते हैं। एलिशिया अब एक छोटी बच्ची नहीं रही, अब वो एक चुनिंदा हीरो बन चुकी है। वो अपनी आंखें बंद करती है और फिर खोलती है एक कैरेज के अंदर, जिसमें वो और उसकी टीम सिटी के आउटस्कर्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं। वो अपने गले का लॉकेट पकड़ के कहती है पापा वक्त आ गया है अपनी सिटी के लिए लड़ने का। वो अकेली नहीं जा रही, और भी कई सारे हीरोज हैं इस मिशन में। रास्ते में सब अपना इंट्रो देना शुरू करते हैं। एक हीरो मिनेल होता है जिसका ट्रेजर है ओआनी को। वो कहता है उसे याद भी नहीं है वो कहां से है। जब एलिशिया की बारी आती है तो सब हैरान होते हैं, एक लड़की भी है टीम में, पर एलिशिया कुछ नहीं बोलती। वो बस देखती रहती है। आउटस्कर्ट्स के पास आते ही एक और हीरो स्टीफन, जिसका ट्रेजर टेनमा है, सबको वार्न करता है अब हम बहुत करीब हैं। सब अपने में कहते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। अचानक से कैरियज रुक जाता है। ड्राइवर बोलता है ये गाड़ी और आगे नहीं जा सकती। सब तैयार होते हैं नीचे उतरने के लिए, पर उतरते ही डीमंस उन पे अटैक कर देते हैं। कुछ लोग तो कैरेज में ही मर जाते हैं। स्टीफन चिल्लाता है सब बाहर आओ और फाइट करो। सब बाहर निकलते हैं। स्क्वाड डिवाइड होती है। आर्चर्स, लेंसर्स एक्शन में आते हैं। स्टीफन बोलता है मैं एलिशिया के साथ लेफ्ट ओवर डीमन से लड़ूंगा। एलिशिया के पास वाटू बीम का ट्रेजर है। दोनों मिलके लड़ते हैं। एलिशिया स्ट्रॉन्ग है, कैरिज्मेटिक है, लेकिन सबसे खास बात वो अपने एनवायरमेंट के लिए सुपर अलर्ट है। तभी उनके सामने एक डीमन लॉर्ड आता है। वो कहता है ये दुनिया केओस से बनी है, और अगर ये सच है तो मैं भी केओस का बेटा हूँ। उसके वर्ड्स थोड़े अजीब थे, लेकिन शायद सही भी। ये वॉर और इंटेंस हो जाती है। हीरोज पहाड़ों से जंप करते हुए माउंटेन के टॉप तक पहुंच जाते हैं। स्टीफन एक्साइटेड होता है, आज हम सबको दिखा देंगे कि हम डिजर्व करते हैं हीरो के नाम को। माउंट मून के ऊपर आता है वो टेरिफाइंग डीमन लॉर्ड क्लेविटिस ऑफ द सदर्न मूनलाइट। उसकी व्हाइट फ्लफी स्किन, लेकिन उसकी आंखों में टेरर छुपा हुआ है। स्टीफन पीछे गिरता है। ये तो सच में डरावना है, पर फिर वो याद दिलाता है हम हीरोज हैं, हमें ये करना ही पड़ेगा। वो लड़ने जाता है, लेकिन क्लेविटिस उसे दूर से ही अटैक करता है। वो स्टीफन को उड़ा देता है। वॉल पे मार के वो उसे मार डालता है। सब स्टन्ड होते हैं। क्लेविटिस तो पास भी नहीं आया। एक और हीरो कमांड लेता है, पर एलिशिया ऑब्जर्व करती है। वो देखती है क्लेविटिस अपने शैडो से अटैक कर रहा है। वो चिल्लाती है सब अपनी शैडो से दूर रहो। सब कंफ्यूज्ड हैं, पर एलिशिया भागती है, माउंटेन्स पर चढ़ती है और फाइट करती है। वो पहली हीरो बनती है जिससे अटैक आने से पहले दिखता है, और वो फाइट करती है। क्लेविटिस की आंखें शॉक में चमकती हैं। ये तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा टफ लग रहे हैं। वो अचंभे में है। 1000 साल से उसका इंसानों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, और उसके हिसाब से इंसान तो हमेशा वीक थे,
पर अब ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन्ड कैसे हैं? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इन्हें क्या चीज इतनी स्ट्रॉन्ग बना रही है? क्लेविटिस सब हीरो से लड़ता है और एक एक करके सबको मार डालता है। आखिरी में एलिशिया भी गिर जाती है। वो आसमान की तरफ उड़ती है और आंखें बंद कर लेती है। मौत का सामना करते हुए वो अपने पापा से माफी मांगती है। मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। हर सपना पूरा नहीं होता और शायद उसका भी नहीं हुआ। दूर कैपिटल हिदार्ट में, हयान किंगडम का कैपिटल, लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे होते हैं बिना ये जाने कि उनपे एक बड़ी तबाही टूटने वाली है। तभी क्लेविटिस उधर इरप्ट करता है। वो माउंटेन के पीछे से निकलता है। सब लोग डर जाते हैं लेकिन क्लेविटिस बस क्यूरियस है। वो सिर्फ समझना चाहता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। उसे याद आता है वो लोग जो उसके एरिया में आए थे वो हीरोज थे और वो किंग ऑफ हेयन के कहने पे आए थे। अब उसका प्लान सिंपल है, सबको हटाओ और किंग तक पहुंचो। विलेजर्स पूरे डर जाते हैं, सब भागना शुरू कर देते हैं और नाइट्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। आर्चर्स को बुलाया जाता है एरोस छोड़ने के लिए। एरोस छोड़े जाते हैं लेकिन क्लेविटिस उनपे अटैक नहीं करता। वो बस हवा में उड़ता हुआ रूफ टॉप के ऊपर से निकलता है और सीधा पैलेस तक पहुंच जाता है। उसका एक ही गोल है, ये देखना कि ह्यूमंस का असली ड्राइविंग फोर्स क्या है। नाइट्स पैलेस के गेट पे सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। वो एरोस छोड़ते हैं पर कोई भी अटैक उस तक पहुंच नहीं पाता। क्लेविटिस उनके अटैक को देखता है फिर शांत हो जाता है। बस इतनी ही है इनकी पावर, मुझे लगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उनकी कमजोरी देख के वो अपना एक हाथ उठाता है और वॉल में दे मारता है और वो दीवार नीचे गिर जाती है। नाइट्स समझ जाते हैं ये उनके बस की बात नहीं है। एक नाइट तुरंत भागता है किंग को बताने कि एक डीमन ने हमारे शहर पे हमला कर दिया है। किंग शॉक नहीं होता, उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर डीमन शहर में है इसका मतलब हीरोज फेल हो चुके हैं। किंग खड़ा होता है और बस एक ही चीज होती है उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लेड ऑफ हेडन, माना हेडलार्ड। तभी एक और नाइट आता है और बताता है डीमन शहर के अंदर घुस गया है और उसे रोकना नामुमकिन है। लेकिन किंग भागने से इनकार कर देता है। अगर वो अनस्टॉपेबल है तो भागने से क्या फायदा, वो कहीं भी आ ही जाएगा। नाइट्स एरोस फायर सब छोड़ रहे होते हैं लेकिन वो सब वेस्ट है। क्लेविटिस को एक चीज याद आती है, एलिशिया का वो स्वॉर्ड अटैक जो उसे थोड़ा इफेक्ट जरूर कर गया था। वो सोचता है अगर ह्यूमंस ऐसे ही इवॉल्व करते रहे तो ये मेरे लिए थ्रेट बन सकते हैं। वो इंसानों के एरिया में नहीं जाता पर ये ह्यूमंस उसकी टेरिटरी में घुस आए हैं उसी रीजन से। अब उसके पास रिवेंज का भी रीजन है। किंग ब्लेड प्रोटेक्ट करने के लिए डोर को ओपन करता है लेकिन क्लेविटिस वहीं होता है। एसेसरीज और महल का डेकोरेशन देखकर क्लेविटिस समझ जाता है कि यही किंग है। और सबसे बड़ी बात, क्लेविटिस ह्यूमन लैंग्वेज में बोलता है। किंग शॉक हो जाता है, एक डीमन इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है? वो क्लेविटिस को पहचान लेता है। क्लेविटिस बोलता है मैं ही अकेला हूँ जो इंसानियत को बचा सकता है। मुझे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हारे जवाब पे तय होगा कि मैं इंसानियत को मिटा दूं या छोड़ दूं। और ये सिर्फ हेडन के लोगों की बात नहीं, वो कह रहा था डॉन, ऑर्ग, सुराता और बेंट सबको मिला के पूरी इंसानियत की बात हो रही है। सवाल सिंपल था, तुम लोग कौन हो? तुम्हारा नेचर क्या है? तुम्हारा पर्पस क्या है? और तुम डीमन किंगडम पे अटैक क्यों कर रहे हो? किंग एक डीमन के सामने जवाब देने से इनकार कर देता है। मैं किसी डीमन को एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। और क्लेविटिस बिना दूसरी बार पूछे उसका सर काट देता है। क्लेविटिस वहां से चला जाता है ये मान के कि ह्यूमंस उसके लिए थ्रेट हैं और अब उनका एंड जरूरी है। लेकिन अगर वो पूरी इंसानियत को मिटाना चाहता है तो उसे एक टीम बनानी पड़ेगी। उसे वक्त चाहिए। वो एक पावरफुल आर्मी बनाएगा। चलते चलते एक मरती हुई माँ का बच्चा जोर से रोता है। वो माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। क्लेविटिस वहां पहुंचता है। वो देखता है एक ह्यूमन बेबी और वो इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। लेकिन माँ उससे विनती करती है, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। क्लेविटिस शॉक में आता है, क्या तुम देख नहीं पा रही मैं कौन हूँ? मैं ही हूँ जिसने ये सब किया है और तुम मुझसे ही हेल्प मांग रही हो। फिर वो कहता है अगर तू चाहती है कि तू किसी को ब्लेम करे तो अपने बच्चे को ब्लेम कर क्योंकि वो इंसान बन के पैदा हुआ है। माँ कहती है एक बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि वो क्या बन के पैदा होगा? क्लेविटिस इम्प्रेस नहीं होता पर वो कहता है अगर तू चाहती है कि मैं इस बच्चे को बचाऊं तो मुझे एक रीजन दे। माँ कहती है मैं तो मर रही हूँ, अब मैं कुछ प्रूफ नहीं कर सकती लेकिन मेरा विश्वास है मेरा बच्चा बड़े होके सब प्रूफ कर देगा। और उसी वक्त वो अपना दम तोड़ देती है। क्लेविटिस बच्चे को उठाता है। वो कन्विंस नहीं है पर सोचता है चलो देखते हैं बच्चा क्या बनेगा। थोड़ा वक्त ही तो लगेगा। इस दुनिया के अंदर 5 ह्यूमन रेसेस होती हैं। डन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ऑर्गिड्स हॉर्न्स वाले ब्रेव और वॉरियर्स, स्लाडेंस साइलेंट इंट्रोवर्ट टाइप, बेंटी डिमोनिक बैंडेड जैसा लुक पर काफी पावरफुल, हेडेनंस सबसे छोटी रेस, इंसानों जैसे दिखने वाले लेकिन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। हेडेनंस के पास एक स्पेशल चीज होती है, एरेनोसाइट से वेपन बनाना, लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होता है और वो डन रेस को ये वेपन सेल करते हैं जिससे दोनों रेसेस काफी एडवेंचर्स में इन्वॉल्व हुए हैं। इनके बीच काफी मिक्स्ड ब्रीड्स भी बन चुकी हैं लेकिन प्योर हेडेनेंस अब रेयर होते जा रहे हैं। किंगडम के बाहर कुछ टेरिफाइंग
टेरिफाइंग क्रिएचर्स होते हैं, वाइल्ड डार्क बीस्ट जिनकी 9 टेल्स होती हैं, एकदम नारुतो के कुरामा की जैसे। इसी बीच लूना माउंटेन्स के अंदर क्लेविटिस एक बड़े 9 टेल बीस्ट के रूप में कुछ छोटे मॉन्स्टर्स से लड़ता है जो बेबी को खाने वाले होते हैं। बेबी रो रहा होता है, क्लेविटिस थोड़ा परेशान हो जाता है। वो बेबी के सर पे अपना एक शार्प नेल रखता है और बेबी तुरंत सो जाता है। क्लेविटिस सोचता है ये शायद हल्का होने वाला है और उसने सही सोचा। बच्चा उठता है और दोबारा चिल्लाने लगता है। वो इरिटेट हो जाता है और वो बच्चे को लेके सॉल्यूशन ढूंढने जाता है। सॉल्यूशन उसको एक गड्ढे में डाल देता है। अरे चिल, ये कोई डरावना गड्ढा नहीं है, ये गड्ढा सिर्फ गंदगी खाने वाले कीड़ों से भरा हुआ है। जब कीड़े अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, क्लेविटिस कहता है ह्यूमंस तो कुछ रातों में ही बड़े हो जाते हैं। वो कंफ्यूज होता है, ये बच्चा कौन है, कहां से आया है, और वो अपने ही अच्छे दिल को ब्लेम करता है, क्यों उठाया मैंने इसे। पर फिर उसका बीस्ट प्राइड उसे रोकता है। मैं डार्क बीस्ट का लॉर्ड हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अब तो ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, उसे कोई चाहिए जो बेबी को संभाले और जो ह्यूमंस को समझता हो। तभी वो देखता है एक लाइफलेस फीमेल बॉडी, एलिशिया। वो एलिशिया को रिवाइव करता है। एलिशिया एक टाइम पे अपने पापा के डेथ के बाद रिवेंज में आर्मी लेकर डार्क बीस्ट की लॉर्ड पे अटैक करने गई थी, पर वो हार गई। लेकिन अब उसे मिलता है दूसरा मौका। रिवाइव होते ही एलिशिया क्लेविटिस पे अटैक करने जाती है, लेकिन रियलाइज करती है उसकी स्वॉर्ड और सारे दोस्तों की बॉडी गायब है। क्लेविटिस प्राउडली कहता है मैंने तुझे अपनी डार्क पावर से रिवाइव किया है, तू अब एक चलती फिरती लाश है। बेसिकली एक बहुत सुंदर दिखने वाली ज़ॉम्बी। एलिशिया शॉक में, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरान है कि क्लेविटिस इतनी फ्लुएंट ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। लेकिन एक बात तो है, मैं अकेली जिंदा हूँ। और ये रियलाइजेशन उसके फेस पे अजीब सी तसल्ली लाता है। और तभी क्लेविटिस एक बहुत अजीब और अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर देता है, अपने संतरे दिखाओ। एलिशिया शॉक हो जाती है, ये लॉर्ड ऑफ बीस्ट है या कोई हफ्सी आदमी। वो अपने माइंड में उसके इंटेंशंस को लेकर ओवरथिंक करने लग जाती है, बट कहीं कुछ ज्यादा ही नॉटी थॉट आए उससे पहले क्लेविटिस क्लैरिफिकेशन देता है, बेबी भूखा है, अपना आर्मर हटाओ और तुरंत उसे फीड करो। अब क्योंकि क्लेविटिस ने उसके अंदर थोड़ी डार्क मैजिक इन्फ्यूज कर दी थी, तो एलिशिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो बिना चाहे धीरे धीरे अपना टॉप उठाती है और वो करती है वो जो उसे कहा गया था। लेकिन जैसे ही वो करती है, क्लेविटिस को बड़ा शॉक लगता है, दूध तो निकला ही नहीं। एलिशिया उसे समझाती है, भैया जब तो कोई औरत माँ नहीं बन जाती उसमें दूध नहीं आता। इस पूरी बेइज्जती के बाद एलिशिया तो लिटरली एम्बैरेस्ड हो जाती है, मार दो सालो, मार दो मेरे को नहीं जीना है। लेकिन क्लेविटिस उसकी बात को इग्नोर करता है। इस सब बेकार की बातचीत के बीच बच्चा फिर से चिल्लाता है, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय दोनों ये बात करते रहते हैं कि ये बच्चा आया कहां से। क्लेविटिस थक जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कहां से मिला, मुझे सॉल्यूशन चाहिए अभी के अभी। एलिशिया भी बोलती है, और मुझे भी पता नहीं बच्चे को कैसे पालते हैं, लेकिन इतना पता है कि हमें एक नर्स चाहिए होगी। क्लेविटिस कंफ्यूज होता है, ये कैसे मिलेगी। एलिशिया कहती है हायर करनी पड़ेगी और उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा? भाई क्लेविटिस के पास एक भी रुपया नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह और तुम्हारी तरह भी। लेकिन केव में जो आर्कनाइट पड़ा है उससे काफी पैसा बन सकता है, इतना कि अंबानी भी शर्मा जाए। क्लेविटिस कुछ सोचता है, एलिशिया के पास कोई स्वॉर्ड नहीं होती तो वो अटैक भी नहीं कर सकती, तो वो भी चुप रहती है। थोड़ी देर के बाद क्लेविटिस एग्री करता है, ठीक है वो नर्स जो भी है दूध वाली औरत, उसे ढूंढ के लाओ। लेकिन एलिशिया बताती है, तुम्हारे इस करंट फॉर्म में टाउन जाना इम्पॉसिबल है, तुम लोगों को डरा दोगे। क्लेविटिस का साइज काफी बड़ा होता है और वो साला दिखता भी खतरनाक है। एलिशिया सजेस्ट करती है कि वो बच्चे को ले जाए, लेकिन क्लेविटिस रिफ्यूज करता है, बच्चा मेरी नजर से दूर नहीं जा सकता। और फिर बैम, क्लेविटिस एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर एक प्रॉब्लम थी, वो उसकी 9 पूंछें अभी भी हिल रही होती हैं। वो जल्दी से उन्हें अपनी शैडोज के अंदर छुपा लेता है, लेकिन एक हॉर्न अभी भी दिख रहा होता है और क्लेविटिस को कोई भी आइडिया नहीं होता और एलिशिया भी चुप रहती है। छोड़ो अब क्या बताऊं। क्लेविटिस नया नाम सोचता है और फिर वो अपना नाम क्लेन और बच्चे का नाम लूना रखता है। और तभी वो एलिशिया से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है, मेरा नाम एलिशिया है। फिर तीनों निकल जाते हैं एक छोटी सी नदी के पास। एलिशिया बेबी को नहलाने लगती है, टिपिकल मॉम्स ड्यूटी। लेकिन क्लेन हर चीज में टांग अड़ाता है, ऐसे मत हो, यहाँ ज्यादा फोकस करो, वहाँ अच्छे से साफ करो। एकदम साला सांस बन जाता है। नहाते वक्त बच्चा उसके मुंह पे ही मुंह देता है। क्लेन कमेंट करता है, उस गड्ढे वाले कीड़े ने इससे ज्यादा अच्छी सफाई की थी। और अब वो एलिशिया के कैंप में पहुंचते हैं, पर वो खाली होता है। लेकिन एलिशिया बताती है कि जो भी सामान हमें नहीं चाहिए था वो हम यहाँ पर छोड़ के गए थे। चलते चलते क्लेन कहता है, तुम भी नहा लो, नहीं तो तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दोगी बिना नहाए। और उससे बच्चे के कपड़े धोने के लिए देता है। कपड़े धोते
वक्त एलिशिया नोटिस करती है उसके कपड़े पर हेडेनियन रॉयल फैमिली का क्रेस्ट है। उसी वक्त उसके दिमाग में बिजली गिरती है। वहीं पैलेस के मलबे के बीच एक सोल्जर सर्वाइवर्स ढूंढ रहा होता है और उसे दिखाई देता है कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। वो याद करता है प्रिंसेस अपने बच्चे को लेके भागने वाली थी। वो किंग के पागलपन को ब्लेम करता है, इसने किंगडम का सत्यानाश कर दिया। दूसरी तरफ जनरल ड्रेल और उसके सोल्जर्स हिडेनेंस के डिस्ट्रक्शन को देख रहे होते हैं। ड्रेल बोलता है एम्परर को बताना पड़ेगा, अगर हमने तुरंत लैंड नहीं किया तो कोई और ले जाएगा। वो आर्कनाइट क्राफ्टिंग के सीक्रेट की बात करता है जो सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होती है। उसका सेकंड इन कमांड मेनार्ड को ऑर्डर मिलता है जो भी रॉयल ब्लड का सर्वाइवर मिले मेरे पास ले आओ। मीनवाइल एलिशिया क्लेन से कन्फ्रंटेशन करती है, तूने रॉयल चाइल्ड को किडनैप किया है। क्लेन हैरान हो जाता है, क्या? मुझे तो ये बच्चा एक लड़की ने दिया था जो मेरी तरह दिख रही थी। एलिशिया उसकी बात पे विश्वास नहीं करती, लेकिन क्लेन उसका मुंह बंद कर देता है। मैंने किंग को मारा था क्योंकि उसने पहले मुझ पर अटैक किया। अब वो कहता है लोग इस बच्चे को ढूंढेंगे आर्केनाइट के सीक्रेट के लिए और वो प्लान करता है मैं इसे राजा बनाऊंगा पर असली पावर मेरे पास रहेगी और मैं सब कुछ दूर से कंट्रोल करूंगा। एलिशिया थोड़ा डर जाती है, कहीं मैंने इसकी आइडेंटिटी रिवील करके बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अब क्लेन इंसिस्ट करता है चलो जल्दी से दूध वाली औरत को ढूंढते हैं। एलिशिया के दिमाग में एक होप होती है, ह्यूमंस क्लेन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके हॉर्न की वजह से, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट बात भूल जाती है कि ऑर्गिड्स के भी तो हॉर्न होते हैं। वो सोचती है शायद ह्यूमंस उसका प्लान फेल कर देंगे, लेकिन उसके अंदर एक गिल्ट भी होता है। क्लेन लूना को लेके ऑब्सेस्ड है, अगर लूना को कुछ हुआ तो शायद पूरी इंसानियत का एंड हो जाएगा। इसी थॉट के साथ एलिशिया अपना नया मिशन बनाती है, मैं लूना को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी रास्ते में कुछ बैंडिट्स अटैक करते हैं। पहला अटैक क्लेन के हेड पे पड़ता है और वो गिर जाता है। क्लेन के सर से खून बहने लगता है। एलिशिया लिटरली चिल्ला जाती है और बैंडिट्स उसके सर पे मार के उसे भी बेहोश कर देते हैं। अब बेहोशी में एलिशिया इमेजिन करती है कि वो अपने सोल्जर्स के साथ है, वो क्लेविटिस पे अटैक करने जा रही है। उसको लगता है कि वो सब एक सपना था, पर तभी एक आवाज आती है, उठ जा बेवकूफ। उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं कि वो और क्लेन दोनों बैंडिट्स के पास कैप्चर्ड हैं और क्लेन वो तो स्माइल कर रहा होता है जैसे ये सब उसके लिए फन हो। अब वो लोग बैंडिट्स के कैरेज में बैठे हैं, वहाँ बहुत सारे और भी बंदियों के साथ क्लेन भी बैठा है। क्लेन अपनी गोद में लूना को पकड़े हुए है, एक शांत मुस्कुराहट के साथ जो एलिशिया को और ज्यादा चिंता देती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वो देखती है कि लूना सो रही है और क्लेन से पूछती है कि उसने कैसे उसको चुप कराया। क्लेन समझाता है कि लूना कुछ देर पहले रो रही थी, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि राइड काफी स्मूथ जा रही है। एलिशिया दूसरे बंदियों के बीच से होकर क्लेन के पास आती है और धीरे से पूछती है तुम जो सबसे पावरफुल डीमन किंग में से हो, अपने आप इतनी आसानी से कैसे पकड़े गए? वो सोचती है कि अपीयरेंस चेंज करने की वजह से क्लेन की पावर भी कम हो गई है, इसी वजह से अचानक से एक ही झटके में वो नीचे गिर गया था। क्लेन बोलता है कि तुम्हारा शक थोड़ा सही है लेकिन पूरा नहीं। वो बताता है कि जैसे ही उसने अपनी शक्ल बदली उसकी बॉडी भी इंसान जैसी कमजोर हो गई, जो कि उसको पता नहीं था। इसीलिए जब उसके पीछे से अचानक से मारा गया तो वो तुरंत बेहोश हो गया। तो बेसिकली क्लेन का नेचुरल डिफेंस अब वीक हो गया है, लेकिन वो अपनी पावर से उसे फिर से स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब सवाल ये है कि क्लेन ने अभी तक यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्लेन बोलता है कि अब वो इंसान के रूप में है तो वो चाहता है कि वो अपनी असली ताकत तब तक छुपा के रखे जब तक लूना अगला किंग नहीं बन जाता। इसीलिए वो अभी सिचुएशन को जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दे रहा है और वो ये भी चाहता है कि इंसानों की दुनिया के बारे में और जाने और क्यों ऐसे गरीब लोगों को उठाया गया है। इसीलिए अभी तक उसने भागने की ट्राई नहीं की है। एलिशिया समझ जाती है कि क्लेन कितना क्लूलेस है, तो वो उसको समझाने लगती है कि उन सबको बैंडिट्स ने पकड़ा है और शायद इन सबको स्लेव ट्रेडर्स को बेचने का प्लान है। एलिशिया क्लेन से कहती है कि वो इंसानों की जजमेंट सिर्फ इन लुटेरों के बेसिस पे ना करे क्योंकि लुटेरे सबसे घटिया लोगों में से हैं। थोड़ी देर बाद कैरियज बैंडिट के बेस पे पहुंचती है और सभी बंदियों को दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, एक में मर्द और दूसरे में महिलाएं और बच्चे। एक कैप्टिव भागने की कोशिश करता है। बैंडिट लीडर डांड उस पर मुस्कुराता है जैसे उसे पता हो कि ये गलत कर रहा है और कुछ ही सेकंड्स के बाद एक और बैंडिट उस पे चाकू फेंकता है। वो उसकी पीठ पे घुस जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। उस चोर के मरने के बाद डान सब नए बंदियों को धमकी देता है कि ऐसी गलती कोई भी दोबारा ना करे वरना वो भी ऐसा ही अंजाम भुगतेंगे। फिर वो एलिशिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसके साथ चले। एलिशिया जवाब देती उससे पहले वो उससे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाता है ताकि उसके प्लान का पता लगा सके। क्लेन सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए। तभी एक औरत जिसका नाम कर्म है, जो शायद वुमेन और बेबीज के डिपार्टमेंट की हेड है, क्लेन को देख लेती है। जब वो देखती है कि क्लेन के पास एक बच्चा है तो वो अपनी नौकर नू को बुलाती है ताकि लूना का ध्यान रख सके। नू का काम है सब कैप्चर्ड बेबीज को नर्स करना। बैंडेड बेस एक क्वेरी के अंदर है और उसके गड्ढे के अंदर एक बड़ा सा पूल है जहाँ बहुत नीचे एक लेजेंडरी लाल तलवार है, लेकिन उस तलवार को एक जबरदस्त मॉन्स्टर प्रोटेक्ट कर रहा है। वैसे लगता है कि मैंने डान के कैरेक्टर को गलत समझा क्योंकि पता चलता है उसने एलिशिया को सिर्फ ब्रोको के पास ले जाने के लिए बुलाया था। मुझे कुछ और ही लगा। ब्रोको अभी क्रोस बैंडिट गैंग का एक्टिंग बॉस है
है। जब तक रियल बॉस ज़जक वापस नहीं आता, ब्रोको ने ये पोजीशन जबरदस्ती ली है, लेकिन कोई उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसका पेट एक बीस्ट है जिसका नाम बेटी है। वो किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। एलिशा इस बीस्ट को देख के पहचान लेती है कि वो एक वेस्टर्न डीमन है और हैरान हो जाती है कि ब्रोको ने उसको कैसे पाल लिया। ब्रोको बेटी से बात करता है और वो बोलती है कि उसको किसी आदमी के साथ खेलना है। तो ब्रोको से बोलता है कि जो 2 बैंडिट एलिशा के साथ आए हैं उनमें से किसी एक को चूज कर ले, लेकिन उससे पहले वो बताता है कि उसने एलिशा को अपने ऑफिस में क्यों बुलाया। इन बैंडिट्स के पास सारे मैजिक क्रिस्टल्स हैं जो एलिशा ने क्लैन के बेस से कलेक्ट किए थे। ब्रोको को ये भी पता है कि ये क्रिस्टल्स माउंट मून से आए हैं जो क्लेविटिस का अड्डा है। एविडेंस देख के और ये भी कि एलिशा बेटी को देख के डरी नहीं, वो मान लेता है कि एलिशा उन 13 हीरोज में से है जो हेडेन से क्लेविटिस को मारने आए थे। ब्रोको को लगता है कि एलिशा हेडेन वापस जा रही थी मैजिक क्रिस्टल्स को लेके, पर वो बैड न्यूज सुनता है कि रॉयल कैपिटल को क्लेविटिस ने ऑलरेडी तबाह कर दिया है। लेकिन ये न्यूज क्रोस के लिए खराब नहीं है क्योंकि उसके पास भी एक लाल सी तलवार है, माना हिडलाट स्वॉर्ड, जो सिर्फ हेडेन का राजा ही बना सकता है। ब्रोको की तलवार वैसे फेक है और उसका गैंग ये नकली तलवार उन लोगों को बेचते हैं जो असली नकली में फर्क नहीं समझ सकते हैं। अब जब रॉयल फैमिली खत्म हो गई है तो इन स्वॉर्ड्स की कीमत आसमान छू जाएगी और ये पैसे कमाने का जबरदस्त तरीका है। पर ब्रोको कुछ और चाहता है, असली हिडलाट स्वॉर्ड जो किंग ने बनाई और हीरोज को दी। ब्रोको को यकीन है कि सभी हीरोज मर चुके हैं और एलिशा सिर्फ भाग के बची है अपने दोस्तों को छोड़ के। वो एलिशा से पूछता है उसका असली वेपन कहाँ है और साथ में बाकी 12 हीरोज के वेपन्स भी कहाँ हैं। एलिशा जवाब नहीं देती तो ब्रोको डान और स्टार्च को ऑर्डर करता है कि उसको क्लेविटिस के बेस ले जाओ ताकि खजाने का पता चले। डान सजेस्ट करता है कि शायद दूसरा खजाना लाना बेटर होगा, लेकिन ब्रोको ओरिजिनल प्लान पर ही टिकता है और वो डान और साच को ये भी बोलता है कि तुम एलिशा के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो, बस ये ध्यान रहे कि जर्नी में वो कोई मुश्किल ना पैदा करे। तभी क्लेन बैंडिट के रेस्टोरेंट में वेटर की तरह काम कर रहा होता है जो कर्म चलाती है। बहुत सारे बैंडिट कर्म के ऊपर ट्राई मारते हैं और क्लेन ये देख के सोचता है कि ये कितने घटिया लोग हैं। दूसरी तरफ नू लूना को दूध पिला रही होती है। नू के ऊपर और जिम्मेदारियां भी हैं, वो होटल में भी वेट्रेस है और कस्टमर्स यानी कि बैंडिट्स उसको टॉर्चर भी करते हैं। क्लेन बहुत ही शांत और ओबीडियंट तरीके से उन चोरों को मीट सर्व करता है और कई बैंडिट उसकी सर्विस देख के काफी खुश होते हैं। लेकिन कर्म को कुछ अजीब सा फील होता है। सब मानते हैं कि क्लेन एक ऑर्क है क्योंकि उसके सींग हैं, लेकिन उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा सफेद है और आंखें किलर जैसी लगती हैं। 2 बैंडिट नू को तंग कर रहे होते हैं और उसको खींच के ले जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। पूरी रात बेचारी चोट और घाव के साथ वापस आती है। वो कोई कंप्लेन नहीं करती, चुपचाप वापस आके लूना को नर्स करती है। जिन्होंने नू को टॉर्चर किया वो 2 बैंडिट आज काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहे होते हैं। वो बेहाल हो जाते हैं और क्लेन उनका हिसाब चुका देता है। उनको मार के नू जैसे ही वापस आकर लूना को दूध पिलाने आती है तो वो देखती है कि लूना क्लेन के हाथ में है। उसे नहीं पता कि क्लेन ने दोनों बंदों के साथ क्या किया, उसे बस बच्चे को पालना है। वो लूना को उठा लेती है और शेड में दूध पिलाने के लिए ले जाती है। क्लेन उसके साथ बैठ जाता है और उससे खुद के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या वो भी क्रोस का पार्ट है और यहाँ लोग क्या करते हैं। नू जवाब देने के लिए रुक जाती है, लेकिन क्लेन उससे कहता है कि तुम बस बोलती जाओ। वो बताती है कि उसने पूरी जिंदगी यही बिताई है। उसकी पहचान सिर्फ ये है कि वो क्रोस की मेंबर है। उसका कभी बाप नहीं था, सिर्फ माँ थी। बचपन में उसने कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उनकी पीठ देखी है। लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ एक स्लीव थी क्योंकि उसने छुप के देखा था कि कैसे आदमी उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव करते थे। जब वो 12 साल की थी तब उसकी माँ गायब हो गई, पता नहीं मर गई या भाग गई। लेकिन उस दिन जब वो खाना खाने जा रही थी तब कुछ आदमी आए और उसको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद के कुछ साल बहुत बुरे गए। तब उसे पता चला कि उसकी माँ ही उसकी रक्षा करती थी, रोज मार खाती थी, जैसे जानवर की तरह जीना पड़ा। फिर उसकी मुलाकात सिस कर्म से हुई। कर्म ने उसको बताया कि वो मर्दों को खुश कर सकती है और अगर वो ऐसा करेगी तो वो लोग उसको छोड़ देंगे। उसने डिसाइड किया कि वो कर्म की बात मानेगी और उसने सीखा कि मर्दों को कैसे खुश करते हैं। वो कर्म जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन जिंदगी पहले से बेटर हो गई। कम से कम अब काम है और अपने एक्स्ट्रा दूध से बच्चों को पाल सकती है। ये सोचकर उसको सुकून मिलता है। क्लेन पूछता है कि उसके पास दूध कैसे आया जबकि उसके पास अपना बच्चा ही नहीं है। तो वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी डिलीवरी में बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। वो बच्चा पेट में हिलता था, वो ही उसकी जिंदगी की वजह थी। पर जब वो मरा हुआ पैदा हुआ तो उसका दिल टूट गया। उसके साथियों ने उसे बताया कि बच्चा मर चुका है। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। उसे लगा वो भी मर जाएगी और सच बोलूं तो वो ठीक भी था। मैंने सोचा कि मैं मर के अपने बच्चे से कम मिल तो लूंगी। तभी अचानक से उसे गर्मी महसूस हुई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक 6 महीने का बच्चा उसका दूध पी रहा है। उसे सुकून मिला कि बच्चा जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है और अब वो उसके भरोसे है। वो बच्चे की अब देखभाल करती है। उसे जीने का नया मतलब मिल गया था। उसने बच्चों को खिला खिला के बड़ा किया और भी काफी बच्चे आए और वो सबको खिलाती रही। इन बच्चों को अब
अपनी वजह से जिंदा देखकर उसे सुकून मिलता है। वो बताती है कि उसने अपने खुद के बच्चे 2 बार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार बच्चे मरे हुए पैदा हुए। क्लेन सब सुन के थक गया है। वो कहता है रुक जाओ और उससे पूछता है कि क्या तुम लूना की नर्स बनोगी? मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है उसे ले जाने का, पर कोई रीजन भी नहीं है उसे ना ले जाने का, और लूना भी तुम्हें पसंद करती है तो मेरे लिए बढ़िया है। लूना उसकी बॉडी को टैप करती है जैसे वो भी चाहती हो कि नू उसके साथ चले। क्लेन फिर से ऑप्शन देता है, तुम मेरे साथ लूना की नर्स बन के चलोगी या यही रहो और ये घटिया लोग तुम्हें जैसा चाहे वैसा यूज करते रहें? नू जानती है कि ये एक अच्छा ऑफर है, लेकिन ये एक्सेप्ट करना फिलहाल सही नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि क्लेन भी एक स्लेव है। वो कहती है वो चाहती तो है लेकिन अभी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जिम्मेदारी दूसरे बच्चों की तरफ भी है। वो लूना को वापस दे देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ गैंग एलिशिया को ब्रिज पर ले जाता है और कहता है चलते रहो। जब वो ब्रिज के बीच में पहुंचते हैं वो रुक जाती है और नीचे देखती है। बैंडिटो को लगता है कि वो जंप करना चाहती है तो वो कहते हैं कि अगर तुम कूद गई तो तुम बच नहीं सकती। फिर वो नदी को देखती है और उसमें जेम्स दिखाई देते हैं। फिर वो कुछ कहने वाली होती है, उतनी देर में उसे बताया जाता है कि ये वही रिवर है जहाँ लेजेंडरी हीरो कॉर्ड मरा था। इतनी देर में एक स्लेव चैलेंज करता है कि अगर वो नदी में से उस चीज को ला सके और उसकी वाइफ को छोड़ दिया जाएगा। उसकी वाइफ उसे एनकरेज करती है और कहती है कि इन डाकुओं को अपना प्रॉमिस निभाना होगा, लेकिन जैसे ही वो नदी में कूदता है मॉन्स्टर्स उसे खा जाते हैं। एलिशिया जानती है कि वो गुंडे वैसे भी उसे नहीं छोड़ेंगे और ये जो जगह है वो एल्बी शाफ्ट है। 300 साल पुराने मॉन्स्टर्स वहाँ पे रहते हैं और स्वॉर्ड एरवेंटिस भी वहीं पे है और किसी का कोई भी चांस नहीं है कि वो स्वॉर्ड को निकाल पाए। एलिशिया गुंडों को घटिया बोलती है क्योंकि उन्होंने उस लड़के को जानबूझ के मार डाला। गुंडे उसे रोटेट करते हैं कि वो एडवाइस देना बंद करे और बोलते हैं कि जो तुझे पीटेगा वो तेरे सामने है। वो देखती है एक भयानक आदमी पीडो ब्रिज पर फाइट के लिए आ जाता है। वो अंधा है और वो इमेजिन करता है कि एलिशिया के कपड़े उतार रहा है और उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो करीब आने ही वाला होता है कि एलिशिया उसका हाथ तोड़ के उसकी तलवार ले लेती है। फिर वो ब्रिज की रस्सी काट के जंप करती है और इतने में वो क्लेन की बात पे यकीन करते हुए कहती है कि अगर मैं सच में मर चुकी हूँ तो यहाँ से गिरने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा। एलिशिया का पूरा शरीर क्रश हो जाता है। ऊपर वाले 2 बैंडिट डर जाते हैं कि ब्रोको को सच पता चल गया तो उनका क्या होगा। वो नीचे जाने का प्लान बनाते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि एलिशिया सच में मर गई है या नहीं। इस वक्त एलिशिया धीरे धीरे होश में आती है और सेम टाइम पे उसे रियलाइज होता है कि क्लेन ने उसको लिटरली एक अनडेड बना दिया है। अभी एलिशिया का हाल ये है कि वो सिर्फ अपनी लेफ्ट आंख ही हिला सकती है और गले से नीचे का पूरा शरीर एकदम सुन पड़ा है। कुछ भी महसूस नहीं होता। थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगती है क्या मैं पूरी जिंदगी पैरालाइज्ड ही रहूंगी, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि वो एक भी मसल को मूव नहीं करेगी ताकि ऊपर खड़े बैंडिट्स को ये लगे कि मैं मर चुकी हूँ। और तभी एकदम फिल्मी स्टाइल में एलिशिया के आंख के पास की ब्लड वेसल्स खुद ब खुद हिलने लगती हैं और एक अजीबोगरीब चेहरा बना लेती हैं। वो भी क्लेन का चेहरा यानी कि क्लेवेटिस खुद। और आते ही बस उसको इडियट बोलता है। इतना ब्लड लूज करने के लिए एलिशिया थोड़ा कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रही कि क्लेन अभी यहाँ क्या कर रहा है और इस बार वो एक क्यूट से फ्लोटिंग पपी की तरह क्यों लग रहा है। क्लेन समझाता है कि एक्चुअली उसका रूप इस पे डिपेंड करता है कि एलिशिया के अंदर कितना मैजिक ब्लड बचा हुआ है। और जैसे कि अब एलिशिया उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है तो क्लेन डिसाइड करता है कि वो उसको पावर देके पूरा मैजिक ब्लड उसके अंदर वापस डाल देगा और उसको तसल्ली देता है कि जब तक ये ब्लड उसके अंदर है वो बिल्कुल रिकवर कर सकती है। बस वो बॉडी पार्ट्स जो पूरी तरह अलग हो गए हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। इतना सुन के एलिशिया पूछ लेती है अच्छा तो तुम मुझे कम्प्लीटली हील क्यों नहीं कर रहे? क्लेन इस पर बड़ा कूल रिप्लाई देता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लेके यहाँ पे आया है क्योंकि उसको एलिशिया से एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। वो पहले एलिशिया को ये बताता है कि क्लेन ने लूना के लिए एक नर्स ढूंढ ली है, नू, जो गुंडों की ही एक मेंबर है। साथ ही क्लेन क्लैरिफाई करता है कि उसको इंसानों की दुनिया की समझ बिल्कुल जीरो है, मगर उसे ये क्लियरली फील होता है कि नू यहाँ पे अब्यूज हो रही है, इसीलिए उसने नू को चांस दिया था कि हमारे साथ भाग लो। पर ये शौक लगा कि नू ने बिना सोचे उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब क्लेन टोटली कंफ्यूज है कि नू इस नरक में रहना क्यों चाहती है। वो एलिशिया पर ये सवाल छोड़ देता है। एलिशिया थोड़ा सोचकर रिप्लाई देती है शायद नू क्लेन और लूना को भी स्लेव समझती है और स्लेव्स को यहाँ से निकलने का कोई भी हक नहीं है। जब तुमने ऐसा ऑफर किया तो नू ने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। ये रीजन सुन के क्लेन को बात समझ आ जाती है, लेकिन फिर वो पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं नू को कन्विंस कर पाऊं। एलिशिया टिपिकल एनिमे हीरोइन की तरह सोच के बोलती है एक सिंपल तरीका, सारे गुंडों का सफाया कर दो। लेकिन क्लेन सीधा मना कर देता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी अनडिस्कवर आइडेंटिटी पे खतरा आ जाएगा। फिर क्लेन बोलता है अच्छा तो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा और सोच लो ये एक्चुअली काफी स्मार्ट प्लान है क्योंकि अगर एक हीरो एक गुंडों की गैंग को उड़ा दे तो कोई भी शक नहीं करेगा। पर एलिशिया थोड़ी हेजिटेट करती है, उसे लगता है शायद वो ये सब अकेले नहीं कर पाएगी। लेकिन क्लेन उससे क्लियरली बोल देता है एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, लूना
को अगले टाइम भूख लगे उससे पहले तुम्हें अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा। इतना बोल के क्लेन निकल जाता है और उसके साथ उसके मैजिक ब्लड को एलिशा की बॉडी में फोर्स कर देता है। ये मैजिक ब्लड जैसे ही बॉडी में जाता है वैसे ही एलिशा की टूटी हुई हड्डियां हील होने लगती हैं और वो लिटरली एक अजीब सी ब्रेक डांसिंग करते हुए अपने परफेक्ट फॉर्म में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ वो गुंडे जो नीचे कूद चुके थे वो डरे भी हैं और कंफ्यूज भी हैं क्योंकि उन्होंने एक अधमरी हीरो को ब्रेक डांस करते हुए कभी नहीं देखा। एलिशा गहरी सांस लेती है। उसकी बॉडी के हर एक हिस्से में दर्द है। जैसे जैसे उसकी हड्डियां फिर से जुड़ रही हैं वैसे वैसे उसको एक खतरनाक दर्द हो रहा है। इधर गैंग का हेड डार्न अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा पर वो सोचता है अब रिस्क नहीं लेना और वो ऑर्डर देता है इस बार इसके हाथ पैर तोड़ दो कि ये दोबारा भागने की सोचे भी ना। पहला गुंडा सुपर कॉन्फिडेंट आता है। एलिशा उसको इजिली अलाउ करती है कि वो उसके हाथ में चाकू घुसा दे लेकिन तुरंत बदले में एक सॉलिड पंच देती है। एलिशा जल्दी से उसकी तलवार और आई पैच भी ले लेती है। स्वॉर्ड से अपने जंजीरों को काट देती है और आई पैच पहन के एकदम बैटल मोड में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्लेन फिर से नू को ढूंढने निकल पड़ता है और लूना से प्रॉमिस करता है कि इस बार वो नू को जरूर मना लेगा उसकी नर्स बनने के लिए। अगर लूना एलिशा को लेकर थोड़ा भी वरिड है तो क्लेन उसको भी तसल्ली देते हुए कहता है कि एलिशा एक लौती लड़की है जिसने मेरे सीन को स्क्रैच किया तो वो तो बिल्कुल ठीक रहेगी। अब सीन शिफ्ट होता है किचन में जहाँ कर्म नू को बुलाती है और डांट देती है कि उसने किचन की सफाई सही से नहीं की। कर्म जो नू की हालत देखती है वो नोटिस करती है कि नू इतनी मार खाने के बाद भी खुश नजर आ रही है। उसे लगता है कि डेफिनेटली कुछ हुआ है। नू जवाब देती है कि वो सिर्फ क्यूरियस है कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती होगी क्योंकि जब से वो पैदा हुई है उसने कभी इस नरक से एक कदम भी बाहर नहीं रखा। कर्म को लगता है कि नू सच में यहाँ से जाना चाहती है लेकिन नू समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है वो बस क्यूरियस है। नू थोड़ी सीधी सादी है तो उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि किसी ने उसको यहाँ से भागने के लिए पूछा था और बिना किसी प्रेशर के कर्म को बता देती है कि पूछने वाला कोई स्लेव था। ब्रो को ये बात सुन लेता है लेकिन कुछ करने से पहले कर्म आगे आती है और नू को एक थप्पड़ लगा देती है सिर्फ इसलिए कि नू सोच भी कैसे रही थी कि वो यहाँ से कर्म से पहले कैसे निकल सकती है। इतने में ब्रो को रूम में आता है और बच्चे के बारे में पूछता है और हिंट देता है कि शायद वो लूना को फ्यूचर में किसी काम के लिए यूज करेगा। फिर वो नू से कहता है कि मेरे साथ चलो और कर्म को तुरंत समझ आ जाता है कि अब ब्रो को उसको पनिश करेगा लेकिन कर्म क्या कर सकती है, बॉस के खिलाफ बोल भी नहीं सकती तो बस वहीं डर के मारे चुपचाप खड़ी रहती है। और जैसे ही ब्रो को और नू वहाँ से चले जाते हैं कर्म एक लंबी सांस लेती है और सोचती है कि अब इन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा और वो इशारे में ये बताती है कि ब्रो को नू को मार डालेगा। इतनी देर में क्लेन वहाँ पे आता है हाथ में लूना को लेकर और कर्म समझ लेती है कि क्लेन चाहता है कि नू बच्चे को फीड करे पर कर्म ऑलरेडी इरिटेटेड है। वो गुस्से में क्लेन से बोलती है कि अब कोई भी बच्चे को दूध नहीं पिला सकता क्योंकि नू ने वो सपना देख लिया जो यहाँ पूरा होना इम्पॉसिबल है। क्लेन सीधा डिमांड करता है कि कर्म क्लियरली बताए कि असली प्रॉब्लम क्या है और जैसे ही क्लेन की आंखें कर्म पे जम जाती है एक डर वाली फील देते हुए कर्म मजबूर हो जाती है सब कुछ सच बोलने के लिए। ब्रोको के इंटेंशंस नू के लिए बिल्कुल गलत हैं लेकिन नू को इसका कुछ भी अंदाजा नहीं है। कर्म को जब पता चला कि नू को ले जाया जा रहा है उसे समझ आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है और वो सही थी। ब्रो को नू को एक केव में ले जाता है और जैसे ही वो अंदर आती है नू शॉक हो जाती है। वो तो क्रोज में ही पैदा हुई थी और हमेशा वही रही लेकिन आज तक वो इस जगह पे कभी नहीं आई होती है क्योंकि वो कभी इस नरक से बाहर नहीं गई। कर्म शक करती है कि नू बाहर जाना चाहती है लेकिन नू बोलती है कि उसका रीजन सिर्फ क्यूरियोसिटी है। गलती से नू बोल पड़ती है कि किसी ने उसे यहाँ से भागने को कहा था और खुद ही कर्म को बता देती है कि वो एक स्लेव था। ब्रो को बाहर से ये बात सुन लेता है लेकिन एक्शन लेने से पहले कर्म नू को थप्पड़ मार देती है ये सोचने के लिए कि वो उससे पहले भाग सकती है। ब्रो को अंदर आकर उस बच्चे के बारे में पूछता है और ऐसा हिंट देता है कि वो लूना का यूज फ्यूचर में करेगा। ब्रो को नू को बुलाता है और कर्म समझ जाती है कि ब्रो को उसे अब पनिश करेगा लेकिन कर्म क्या कर सकती है, वो बॉस के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। जब ब्रो को और नू जाते हैं कर्म शॉक में सोचती है अब बच्चों को कौन खिलाएगा। उसे पता है कि ब्रो को नू को अब मारने जा रहा है। क्लेन लूना को लेकर वहीं पर आता है। कर्म को लगता है कि क्लेन दूध के लिए आया है। गुस्से में कर्म बोलती है कि अब कोई भी लूना को खिला नहीं सकता क्योंकि नू ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी। उसने कुछ ऐसे सपने देख लिए जो कभी पूरे नहीं हो सकते। क्लेन कर्म से डिमांड करता है कि सब कुछ क्लियर बताओ। कर्म हिचकिचाती है पर जब क्लेन की मॉन्स्टर जैसी आंखें कर्म पे पड़ती हैं कर्म मजबूरी में सब कुछ बता देती है। ब्रोको के इंटेंशन नू के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है लेकिन नू को खुद नहीं पता। कर्म ने जब नू को ले जाते देखा तो वो समझ गई थी कि कुछ गलत है। ब्रोको नू को एक केव में ले जाता है। नू जब पहली बार इस केव को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। नू का जन्म क्रोज में ही हुआ है, वो वहीं पे पली बड़ी है पर उसने ये जगह कभी नहीं देखी। वो ब्रोको से पूछती है तो ब्रोको बताता है ये वो जगह है जहाँ वो मैजिक ओर्स बनाते हैं। वो समझाता है कि मैजिक ओर्स का बहुत यूज है, जैसे ये लैम्प जो कि उसके हाथ में है वो भी एक मैजिक ओर्स से ही बना है। केव के अंदर और भी केव्स हैं और हर एक केव में
में कुछ ऐसा है जो उन्होंने बनाया है। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो नू एक ह्यूमन स्कल को देखती है और वो थोड़ा सा डर जाती है। ब्रो को बोलता है कि अरे यहाँ पे चूहे बहुत हैं, उन्हीं की हड्डियां होंगी। तभी लाइट चली जाती है। नू चिल्लाती है कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। ब्रो को बोलता है शायद गलती से लाइट चली गई, रुको अभी चालू करता हूँ। लाइट ऑन होती है तो सामने उसका ट्रॉल बेटी खड़ी होती है। नू डर के चीख पड़ती है पर कोई सुन नहीं रहा होता। ब्रो को बोलता है कि ट्रोल मैजिक से कंट्रोल में है और क्रोस टीम ट्रस्ट पे चलती है, कोई भी छोड़ के नहीं जा सकता। और नू ने ट्रस्ट तोड़ा है, मतलब उसकी पनिशमेंट है मौत। नू बचने के लिए थोड़ी सी विनती करती है। ब्रो को बेटी को ऑर्डर देता है कि नू को खा जाए। नू भागने की कोशिश करती है, हाथ आगे बढ़ाती है और सोचती है काश क्लेन का हाथ पहले ही पकड़ लिया होता, बट उसे कुछ नहीं मिलता। तब तक तो नहीं जब तक वो बेटी के मुंह में नहीं चली जाती। मॉन्स्टर उसको निगलने ही वाला होता है कि उतने में क्लेन वहाँ आ जाता है और लूना जोर जोर से रोने लग जाती है। क्लेन कंक्लूड करता है कि दुनिया में खाना और खाए जाना इंसान की असली फितरत है। सिर्फ इंसान ही नहीं, डीमंस को भी खाना पड़ता है। तो मॉन्स्टर्स का क्लेन गुस्सा होता है कि एलिशिया ने उसको मैजिक ओर्स के बारे में पहले कभी नहीं बताया। दूसरी तरफ एलिशिया अपनी सिचुएशन को लेकर स्ट्रगल कर रही होती है। बैंडिट्स इतने ज्यादा हैं कि उसके लिए यहाँ से निकल पाना, यह रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा है। यही भीड़ भाड़ के बीच एलिशिया को अपने बचपन की ट्रेनिंग याद आती है। वो याद करती है कि जब वो अपने पापा के साथ प्रैक्टिस करती थी तब उसके पापा उसको बोलते थे कि उसकी स्ट्राइक वीक है। उसके पापा ने एक दिन स्पेसिफिकली समझाया था कि वो स्ट्राइक करते वक्त हमेशा हेजिटेट करती है और एडवाइस दी थी कि आगे से कभी स्ट्राइक में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसके पापा ने उसे ये भी कहा था कि अगर तुम हेजिटेट करोगी तो तुम्हारे ओपोनेंट को तुम्हारा डर दिख जाएगा और उसके बाद तुम अपना कंपोजर खोने लगती हो, फिर हार तय है। इस वक्त क्लियरली दिख रहा है कि एलिशिया ओवरवेल्म्ड है। उसको समझ आ रहा है कि उसके सामने लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं और ऊपर से उसका माना कोर भी कमजोर हो रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ वो क्लेवर्टिस के ब्लड से ले रही है वही उसको जल्दी थका भी रहा है। वो ये भी रियलाइज करती है कि बिना एक सही वेपन के उसका जीत पाना मुश्किल है। इसीलिए एलिशिया तुरंत रिवर की तरफ भागती है। उसका एम है हीरो का लेजेंडरी वेपन एरवेंटिस जो उस रिवर के अंदर है उसको निकालना। रिवर की तरफ भागते हुए उसके दिमाग में ये भी आता है कि अगर अब वो पकड़ी गई तो गुंडे उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। बैंडिट्स इस पूरी हलचल को देखकर आपस में सोचते हैं कि क्या एलिशिया सच में रिवर में कूदने वाली है। उनको लगता है कि कोई भी उस रिवर में पिछले 300 साल से जिंदा नहीं बच पाया है, पर असलियत में उनको नहीं पता कि एलिशिया का रियल प्लान कुछ और ही है। एलिशिया ब्रिज के ऊपर से सीधे रिवर में नहीं कूदती बल्कि स्कैफोल्डिंग की तरफ जंप करती है। बैंडिट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं वो डायरेक्ट रिवर में नहीं जा रही, तो वो भी उसके पीछे स्कैफोल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। उसी समय एलिशिया ऊपर पहुंचती है और तुरंत स्कैफोल्डिंग को काट देती है। ज्यादातर बैंडिट्स नीचे गिर जाते हैं और रिवर के मॉन्स्टर्स के पेट में चले जाते हैं। बैंडिट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि एलिशिया कहाँ गायब हो गई। उनको खबर तक नहीं है कि वो तो एक्चुअल में रिवर के अंदर ही है। इस बार एलिशिया के पास एक बड़ा एडवांटेज है। पुराने हीरोज के कंपैरिजन में उसका दम नहीं घुट सकता। उसने पहले ही पूरी सांस अंदर भर ली थी, इसीलिए वो प्लान करती है कि मॉन्स्टर्स को बिना अट्रैक्ट किए चुपचाप नीचे रिवर के बॉटम तक जाएगी और एरवेंटिस वेपन को निकाल लेगी। अब क्यूरियोसिटी वाली बात यह है कि क्या एलिशिया अपना ये रिस्की मिशन पूरा कर पाएगी या फिर कोई नई मुश्किल उसका इंतजार कर रही है।